नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे देश की जो असल में एक शहर के अंदर बसा है। एक ऐसी जगह जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वेटिकन सिटी की। एक ऐसी दुनिया जो सच कहूं तो हैरान कर देती है। तो तैयार हैं? चलिए इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक सेकंड के लिए सोचिए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई देश किसी शहर के पार्क से भी छोटा हो? मतलब सुनने में कितना अजीब लगता है ना। पर बस यही एक सवाल वेटिकन सिटी की पूरी अनोखी कहानी का दरवाजा खोल देता है। तो फिर शुरुआत करते हैं इसके साइज से। ये है दुनिया का सबसे छोटा देश। और यकीन मानिए, जब इसके आंकड़े सामने आएंगे ना, तो सब चौंक जाएंगे। तो इसका कुल एरिया है सिर्फ 0.49 स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए, आधा स्क्वायर किलोमीटर से भी कम। मतलब एक पूरा का पूरा देश इतने से इलाके में। अब हो सकता है ये नंबर सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगे, तो इसे ऐसे समझते हैं। न्यूयॉर्क का मशहूर सेंट्रल पार्क तो जानते ही होंगे। वेटिकन सिटी उससे भी 8 गुना छोटा है। हाँ, सही सुना। एक पूरा देश एक पार्क के एक छोटे से हिस्से में समा सकता है। कमाल है ना। और इसकी एक और बहुत ही खास बात है, इसकी लोकेशन। इसे ज्योग्राफी की भाषा में एनक्लेव कहते हैं। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा देश जो चारों तरफ से किसी और देश से घिरा हुआ हो। और वेटिकन सिटी का मामला तो और भी दिलचस्प है। ये इटली की राजधानी रोम के एकदम दिल में बीचों बीच बसा हुआ है। तो दिमाग में ये सवाल तो आता ही है कि भाई, इतना छोटा सा देश आखिर चलता कैसे है? इसका शासन कैसे होता है? चलिए पता करते हैं, क्योंकि यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम भी किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ का जो सिस्टम है उसे कहते हैं थियोक्रेटिक इलेक्टिव मोनार्की। हाँ, पता है, सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर चलिए इसे सिंपल बनाते हैं, एक एक शब्द को तोड़ते हैं। थियोक्रेटिक का मतलब है कि देश का हेड कोई राजा या प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि एक धार्मिक नेता होता है, यानी पोप। इलेक्टिव मतलब कि पोप को इलेक्शन से यानी वोट देकर चुना जाता है। और मोनार्की का मतलब है कि एक बार चुन लिए गए तो वो जीवन भर के लिए शासक रहते हैं। तो ये जो वेटिकन सिटी आज हम देख रहे हैं, इसे अपना ये रूप मिला था साल 1929 में। उस साल एक बहुत जरूरी ट्रीटी साइन हुई थी, लैटरन ट्रीटी। और इसी ट्रीटी ने इसे ऑफिशियली इटली से अलग एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन देश का दर्जा दिया। कह सकते हैं कि ये इसके मॉडर्न रूप का बर्थ सर्टिफिकेट था। अच्छा, हमने जमीन की बात कर ली, शासन की बात कर ली, पर कोई भी देश तो अपने लोगों से ही बनता है ना, है ना? तो अब सवाल यह है कि इस नन्हे से देश में रहता कौन है और इसकी रक्षा कौन करता है? चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग भी उतने ही यूनिक हैं। यहाँ की कुल आबादी अंदाजा लगाइए, लगभग 900 लोग। बस सिर्फ 900। ये वाकई में दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। और यहाँ की नागरिकता का कॉन्सेप्ट तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, यहाँ सिटीजनशिप जन्म से नहीं मिलती जैसा कि ज्यादातर देशों में होता है। नहीं, ये मिलती है सर्विस के आधार पर। मतलब जब तक कोई होली सी के लिए काम कर रहा है, चाहे वो पादरी हो, अधिकारी हो या फिर स्विस गार्ड के सदस्य, बस तभी तक वो यहाँ के नागरिक हैं। जॉब खत्म, सिटीजनशिप खत्म। और हाँ, स्विस गार्ड्स, इनको कैसे भूल सकते हैं? अपनी रंग बिरंगी एकदम रॉयल सी दिखने वाली यूनिफॉर्म के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ये 1506 से पोप के पर्सनल प्रोटेक्टर हैं। सोचिए, 500 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा। ये तो वेटिकन की एक जीती जागती विरासत है। तो चलिए, अब बारी है कुछ मजेदार और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स की। ऐसी बातें जहां दिखेगा कि कैसे यहां सदियों पुराना इतिहास मॉडर्न दुनिया से मिलता है। सबसे पहला फैक्ट, क्या ये पता है कि वेटिकन सिटी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका पूरा का पूरा एरिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? हाँ, कोई एक बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि पूरा देश। इसका मतलब इसका हर कोना इतिहास और कला का खजाना है। अब ये सुनिए, वेटिकन सिटी में अपनी कोई जेल ही नहीं है। तो फिर सवाल है कि अगर कोई क्राइम करे तो होता यह है कि उसे सजा काटने के लिए इटली की जेलों में भेज दिया जाता है। और हाँ, इसका सारा खर्चा भी वेटिकन ही उठाता है ना? अजीब सिस्टम। और ये वाला फैक्ट तो मेरा फेवरेट है, पुराने और नए का एकदम गजब का कॉम्बिनेशन। वेटिकन में एक एटीएम है जहां आप इंस्ट्रक्शंस के लिए लैटिन भाषा चुन सकते हैं। लैटिन एक प्राचीन भाषा और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक ही मशीन पर। कमाल है। एक और रिकॉर्ड है दुनिया में सबसे छोटा होने का। वेटिकन के पास दुनिया की सबसे छोटी नेशनल रेलवे लाइन भी है।
वैसे इसका इस्तेमाल ज़्यादातर माल ढुलाई यानी फ्रेट के लिए ही होता है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज की इस दुनिया में जहां सुपर पावर्स की बात होती है, ये इतना छोटा, इतना पुराना देश आखिर अपना अस्तित्व और अपना प्रभाव कैसे बनाए हुए है? शायद इसका जवाब इसके साइज में नहीं, बल्कि इसकी गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति में छिपा है। एक ऐसी शक्ति जो किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। क्या ख्याल है?